हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर व्यक्तिगत भिन्नता कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के विभिन्न क्षेत्र और व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित विभिन्न शिक्षण विधियाँ या पद्धतियाँ। कौन कौन सी पद्धतियाँ? जैसे आ गई प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, किलपैट्रिक पद्धति, मॉन्टेसरी, डेक्राली, ये सभी पद्धतियाँ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी जो विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देखिए यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिगत मतलब अलग अलग व्यक्तियों की विभिन्नता। डिटेल से पढ़ेंगे इसे। फर्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों, स्वभाव, व्यक्तित्व के गुणों आदि में भिन्नता से है। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? जैसे हम दो लोगों को ले लेते हैं तो वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अवश्य भिन्न होंगे, चाहे वह एक दूसरे से शारीरिक गठन में भिन्न हों, गोरे हों, सांवले हों, छोटे हों, पतले हों, किसी न किसी रूप में वह एक दूसरे से भिन्न होंगे। जैसे रंग रूप में, शारीरिक गठन में, उनकी बुद्धि अलग अलग हो सकती है, उनमें कोई विशिष्ट योग्यताएं हो सकती हैं, रुचियां, उपलब्धियां, ये सभी चीज़ें में अगर किसी भी एक पॉइंट में कोई व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है तो वो हो जाती है व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये कंप्लीट हुआ व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दो व्यक्तियों की बुद्धि, विशेषकों, समायोजन, अभिक्षमता एवं व्यवहार में जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। अब देखिए, जो अंतर होता है उनमें, उन्हीं को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संसार में जो भी गतिशील वस्तु होती है वह एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है, तो वही चीज़ होती है व्यक्तिगत भिन्नता। या तो शारीरिक रूप में भिन्न होगी, या तो मानसिक रूप में, या तो संवेगात्मक रूप में। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है ये मानव में, मनुष्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न रंग, रूप, शारीरिक गठन के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है उसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की परिभाषाएं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे। जैसे फर्स्ट परिभाषा है स्किनर के अनुसार। इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में क्या कहा है? मापन किया जाने वाला व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। स्किनर कहते हैं कि मापन किया जाने वाला मतलब व्यक्ति के अंदर वह प्रत्येक पहलू जिसका मापन किया जा सके, तो वह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता का अंश कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है टायलर के अनुसार। इन्होंने कहा है शरीर का रंग, रूप, आकार, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियाँ आदि की भिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नता हैं। मतलब ये इनमें किसी व्यक्ति में ये अगर भिन्नताएं होंगी तो वह क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो ये कंप्लीट हुई टायलर की परिभाषा और स्किनर की परिभाषा। आगे देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप या प्रकार। व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है उसको दो रूप या उसके दो प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट है अंतः व्यक्तिगत भिन्नता, सेकंड है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। इनको अच्छे से समझिएगा, ये अंतः है और ये अंतर है। तो पहले फर्स्ट समझते हैं, अंतः व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले उसी के गुणों या विशेषताओं, जैसे मानसिक, शारीरिक, बुद्धि, व्यवहारिक, क्रियात्मक आदि में जो अंतर अथवा भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अंतः व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो संवेग होते हैं वह अस्थिर होते हैं, धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगती है। जब जन्म होता है तब उसका शरीर भी छोटा होता है, धीरे धीरे उसके हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं, तो यह उसमें खुद में विभिन्नता आती है। व्यक्ति के अंदर उसी के अंदर किसी चीज़ में भिन्नता आना। जैसे शारीरिक भिन्नता, छोटे होंगे जब बच्चे तो उनके शारीरिक आकार छोटा होगा, जब बड़े होंगे तो धीरे धीरे उनका आकार में परिवर्तन होगा। मानसिक, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है वैसे वैसे मानसिकता का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। व्यवहारिक
व्यवहार कैसा करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। क्रियात्मक, जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी क्रियात्मक क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये जो व्यक्ति के अंदर खुद की गुण होते हैं वह समय समय पर बदलते रहते हैं, उनमें भिन्नता आती रहती है, तो वो आता है अंतःवैयक्तिक भिन्नता। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति को लिया जाता है, उसी के अंदर गुण को लिए जाते हैं। तो कंप्लीट हुआ अंतःवैयक्तिक भिन्नता। अब नेक्स्ट देखेंगे अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। इसमें क्या होता है, कोई भी दो व्यक्ति जब रूप, रंग, कद, काठी, मानसिक क्षमताएं, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक कौशल और उपलब्धियों आदि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो यह अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। अब अंतःवैयक्तिक में हमने पढ़ा कि एक ही व्यक्ति के अंदर के जब गुण बदलते रहते हैं तो वो हो जाती अंतः। लेकिन अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति लिए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जब दो व्यक्तियों के गुण एक दूसरे से जो भी भिन्न होते हैं, जितने भी भिन्न होते हैं, रंग रूप में, मानसिक क्षमताओं में, भाव में, क्रियाओं में, जो भी उनके गुण एक दूसरे से भिन्न होंगे तो वह हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता पर ही बल देती है। अब भारतीय शिक्षा जो प्रणाली है उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को एक दूसरे की तुलना करके ही किया जाता है। एक ही व्यक्ति के अंदर के गुण तो नहीं देखे जाते, उसमें तुलना करके दिया जाता है। उसमें कई बच्चों से, अलग अलग बच्चों से तुलना की जाती है। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वह अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पर ही अधिक बल देती है। आगे देखेंगे वैयक्तिक भिन्नता के विभिन्न क्षेत्र। जैसे फर्स्ट है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता में कौन कौन आते हैं, जैसे कोई गोरा हुआ, कोई सांवला, छोटे पतले, कोई हष्ट पुष्ट, और स्त्री पुरुष। ये जो लैंगिक भिन्नता होती है, ये स्त्री वो पुरुष, तो ये भी शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता में जैसे कोई मंद बुद्धि हुआ, तीव्र बुद्धि, कोई औसत बुद्धि, तो बुद्धि की जो भिन्नता हो गई वह आ गई मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट है रुचियों में भिन्नता। अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं। किसी की पढ़ने में रुचि, किसी की खेलने में, किसी की अलग अलग तरह के वस्त्र पहनने में, तो ये सभी रुचियां आ गई रुचियों वाली भिन्नता में। नेक्स्ट देखेंगे भावात्मक विभिन्नता। भावात्मक विभिन्नता वो होती है कि जैसे किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति शांत रहता है और उसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, तो ये हो जाती है भावात्मक। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भाव वो व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाएगा भावात्मक भिन्नता। नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक भिन्नता। ये होता है एक ही परिस्थिति के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के संवेगों की अभिव्यक्ति किन किन प्रकार से होती है। संवेग जैसे भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि संवेग 14 प्रकार के संवेग होते हैं। मैकडुगल ने बताए थे, मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी 14 प्रकार की, तो उन्हीं के साथ 14 प्रकार के संवेग भी होते हैं। तो ये हो गए संवेग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संवेगात्मक भिन्नता, एक ही परिस्थिति में किसी के कुछ और संवेग आ रहे हैं और वही परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के कुछ और संवेग आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा संवेगात्मक भिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे सीखने की दृष्टि में भिन्नता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं किसी पाठ्यवस्तु को जल्दी सीख जाते हैं और कुछ होते हैं वह नहीं सीख पाते, तो इसमें आ गया सीखने की दृष्टि में भिन्नता। नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर में भिन्नता। अलग अलग बच्चों के आकांक्षा स्तर अलग होते हैं। जैसे जो आर्थिक परिवार से कमज़ोर होते हैं उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं, वह अपने हिसाब से सोचते हैं, और जो बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है, छोटे परिवार के बच्चे भी बड़ी आकांक्षाएं लेते हैं, तो आकांक्षाओं में भी भिन्नता होती है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग आकांक्षाएं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व गुणों में भिन्नता। अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व का चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो व्यक्तित्व में कौन कौन से पक्ष आते हैं, आंतरिक पक्ष भी आते हैं और व्यक्ति के बाह्य गुण भी आते हैं। तो जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व गुणों में भी भिन्नता होती है। अलग अलग जो बच्चे होंगे अलग अलग उनके व्यक्तित्व के गुण भी होंगे। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हैं देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है देखिए वंशानुक्रम। फर्स्ट वंशानुक्रम, सेकेंड वातावरण, इन दोनों को साथ में लेकर चलिए। ये दोनों ही बहुत प्रमुख कारण है। मतलब अगर प्रमुख कारण पूछे तो वंशानुक्रम और वातावरण सभी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं।
तो ये दोनों जो होते हैं ये प्रमुख कारण होते हैं। इन्हीं को प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। तो अगर प्रभावित करने वाले कारक कहीं पूछे तो इनको आप लिख सकते हैं। तो जो प्रमुख कारक हैं वह हैं वंशानुक्रम और वातावरण। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो वह उसके कई गुण उसके वंशानुक्रम से मिलते हैं, उसके वंश से उसको विरासत में मिलते हैं। जैसे चेहरे के नक्शे, आँखों का रंग, बालों के रंग रूप उनके माता पिता के अनुसार होते हैं, सिर का आकार, और कुछ बीमारियां भी होती हैं जो वंशानुक्रम होती हैं, जैसे कैंसर, टीबी, रक्तचाप। तो ये जो होते हैं कुछ गुण वह वंशानुक्रम के द्वारा व्यक्ति को मिलते हैं। तो ये जो वंशानुक्रम है ये व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है या उसका कारण है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण में हम ले लेते हैं जैसे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण। ये सभी चीज़ें व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं और इसी के वजह से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र का प्रभाव। ये चीज़ें भी व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं और इनसे उनमें अलग अलग तरह की भिन्नताएं होती हैं। जैसे विभिन्न जातियों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग चीज़ों को वो मानते हैं। जैसे माना जाता है कि क्षत्रियों के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो बहुत अधिक साहस वाले होते हैं, ऐसा माना जाता है, देखा भी जाता है। और व्यापारी के जो बच्चे हो गए उनमें व्यापार की प्रवृत्ति होती है। तो अलग अलग जाति प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे लैंगिक विभिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नताएं में लड़के लड़की ले लेते हैं। जैसे लड़के लड़की हुए तो लड़कों का विकास लड़कियों की अपेक्षा पहले धीमा रहता है और फिर बाद में लड़कियों का धीमा हो जाता है और लड़कों का अधिक हो जाता है। और उनमें शारीरिक विभिन्नताएं भी होती हैं लड़के लड़कियों में। तो ये आ जाएगा लैंगिक विभिन्नता के अंतर्गत। नेक्स्ट है आयु एवं बुद्धि। आयु, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति की शारीरिक विभिन्नताएं बढ़ेंगी और आयु के साथ ही मानसिक विकास भी होता है, बुद्धि भी बढ़ती है। तो ये आ जाएगा आयु एवं बुद्धि के अंतर्गत। आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा इसके अंतर्गत आएगा कि जैसे किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनमें अलग तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी और आर्थिक स्थिति अच्छे घरों वाले बच्चों में अलग तरह के गुण होंगे। तो ये उनमें हो जाएगी आर्थिक विभिन्नता। शिक्षा, जो बच्चे शिक्षित होंगे, जो व्यक्ति शिक्षित होंगे उनमें अलग गुण होंगे और जो अशिक्षित होंगे उनमें अलग गुण होंगे। तो ये भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी शिक्षण विधियाँ, ध्यान से देखिएगा इनको। सबसे फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली। इसके जन्मदाता जो हैं वह किलपैट्रिक हैं। याद रखिएगा इसे कि इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया का घर बनाना, यहाँ पर घर होगा, नाटक खेलना, बागवानी करना, जानवरों को पालना आदि। तो इस प्रणाली में क्या होता है, इसका जन्म अमेरिका में हुआ है और इसके जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें जो छात्र होते हैं वह अपनी रुचि के अनुसार उनको योजना का चयन करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी ऐसे कार्य दे दिए जाते हैं जैसे पिकनिक की व्यवस्था करें, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करें, तो इनकी व्यवस्था करने के लिए बच्चों को दे दिया जाता है और वह सामूहिक रूप से अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य में लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार योजना कार्य दिया जाता है तो वह अपने से खुद करके ही सीखते हैं। तो यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे डाल्टन प्रणाली। इसके जन्मदाता हैं हेलन पार्कहर्स्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस विधि में होता क्या है, इस प्रणाली में छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए इसमें भी अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता किसी कार्य निश्चित अवधि में पूरा करना, किसी कार्य को निश्चित अवधि में पूरा करना। ये जो डाल्टन प्रणाली है इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि अगर कोई कार्य आपने लिया है तो उसको निश्चित अवधि में आपको पूरा करना है। वर्ष भर के कार्य को वह महीनों, सप्ताहों व दिनों में बांट सकता है। अब जैसे कोई कार्य हमने लिया है कि हम इतने दिनों में कर देंगे तो उसको उतने दिनों में कंप्लीट करना है। अब भले उसको आप 1 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, लेकिन उतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हमने 7 दिन का कार्य लिया, 7 दिन में पूरा करने का कार्य लिया, अब हम उसे 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद नहीं कर सकते। तो ये है
डाल्टन प्रणाली, इसके जन्मदाता हेलन पार्कहर्स्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, मतलब छात्र सब कुछ करता है, अध्यापक मात्र उसका पथ प्रदर्शक करता है। नेक्स्ट देखेंगे बिनेटिका प्रणाली, इसके जन्मदाता हैं डॉक्टर कार्लटन वासवर्न, याद रखिएगा इसे भी। इसमें क्या होता है, इस योजना में भी बालकों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। छात्र एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। तो बिनेटिका प्रणाली में क्या होता है, जब एक इकाई का अध्ययन कर लेता है, वो इकाई छात्र को तैयार हो जाती है, उसी के बाद वह दूसरी इकाई में जाता है। नेक्स्ट है छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, अध्यापक मार्गदर्शक होता है। इस योजना में कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता तथा प्रत्येक विषय में बालकों को अलग से ग्रेड दिया जाता है। अब देखिए इस विधि में छात्र अपना जो परीक्षण करता है, हाँ, छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा इसमें स्वयं करता है। तो अगर छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करेगा तो उसको ईमानदार होना चाहिए, अगर वह ईमानदार नहीं होगा तो परिणाम गलत भी बता सकता है। तो छात्र को इसमें ईमानदार भी होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। इसमें कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होता, उसको ग्रेड दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिक्रॉली प्रणाली। डिक्रॉली प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर ओविड डिक्रॉली, बेल्जियम के हैं ये, याद रखिएगा। डॉक्टर ओविड डिक्रॉली हैं डिक्रॉली प्रणाली के जन्मदाता। इनके अनुसार बालक को शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो डॉक्टर ओविड डिक्रॉली हैं, इनके अनुसार शिक्षा जो है वो बालक के जीवन से ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यह विधि बालक को मूर्त एवं अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन को उत्साहित करती है। बालक को खुद से मूर्त और अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान करती है। यह विधि जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, यह विधि जो होती है जीवन के लिए, मतलब जीवन के लिए कुछ कर रहे हो और जीवन के द्वारा ही करो, तो इस सिद्धांत पर यह विधि आधारित है, क्योंकि यह बालकों को शिक्षा उनके जीवन से ही मिलनी चाहिए पर बल देती है। नेक्स्ट देखेंगे किंडरगार्टन प्रणाली, इसके जन्मदाता फ्रॉबेल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट है फ्रॉबेल शिक्षक को माली और बच्चे को पौधा मानते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसके। फ्रॉबेल शिक्षक को क्या मानते हैं, माली, जो पेड़ पौधों को फूल देते हैं, और बच्चे को क्या मानते हैं, पौधा, मतलब पौधे को फूल देने वाले माली होते हैं। तो फ्रॉबेल जो शिक्षक को मानते हैं पौधे का माली मानते हैं। किंडरगार्टन का देखिए अर्थ ही होता है बच्चों का बगीचा। आगे देखते हैं, उनका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देख रेख में पनपता है। क्या कहना है इनका कि बालक जो होता है वह स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानता, तो वह एक अविकसित पौधा होता है, मतलब नया नया पौधा होता है। जब शिक्षक रूपी माली उसको सींचता है, जैसे पौधों को माली सींचता है, तो जब शिक्षक रूपी माली उनकी देख रेख करता है, उनको सही ज्ञान देता है, मतलब उनको सींचता है, तभी वह पनपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में बालक को पुस्तक से नहीं लादा जाता, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से हंसने खेलने व घूमने दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक खेल खेल में सब सीख लेता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, इस प्रणाली में बालक के ऊपर कोई पुस्तक नहीं ला दी जाती कि इसको रटो, इसको तैयार करो, बल्कि हंस खेल कर, बोल कर, घूम कर, खेल खेल में इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। ये विधि जो है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए को शिक्षित करने की भी ये लोकप्रिय विधि मानी जाती है, और मंद बुद्धि बालकों के लिए भी ये बहुत उपयोगी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रणाली में दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद एवं घ्राण शक्तियों को तथा घरेलू उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। अब देखिए इन सब चीज़ों से तो सभी लोग परिचित होते हैं, जो मंद बुद्धि के भी होते हैं वो भी परिचित होते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इन सब चीज़ों में उन्हें आनंद आता है, तो उनको भी इसी विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस विधि से स्वतंत्रता का और व्यवहारिक शिक्षा का, और जैसे खेल, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, इन सभी चीज़ों की शिक्षा इस विधि से दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति, इसके जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रांग। इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करना, तो इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। इस पद्धति द्वारा बालक शिक्षक
निरीक्षण यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञानार्जन करता है। तो क्या होता है इस पद्धति में, बालक जो होता है वह स्वयं ज्ञानार्जन करता है, स्वयं खोज करके सीखता है। किसकी सहायता से, शिक्षक और निरीक्षण और यंत्रों की सहायता से बालक स्वयं ज्ञानार्जन करता है, स्वयं खोज करके सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पद्धति बालकों की जिज्ञासा प्रवृत्ति को तीव्र करती है और उसे सदैव सक्रिय बनाए रखती है। अब देखिए इसमें बालक स्वयं खोज करके सीखता है, तो यह पद्धति बालक को सदैव सक्रिय बनाए रखती है और उनकी जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, उसको तीव्र करती है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली, इम्पॉर्टेंट है। इसके जन्मदाता जो हैं वह महात्मा गांधी जी हैं। यह प्रणाली बालक के सर्वांगीण मतलब सभी पक्षों के विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह प्रणाली हस्तकला पर आधारित है, हस्तकला सिखाने पर आधारित होती है यह प्रणाली। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है तथा बालक में आत्मनिर्भरता एवं आदर्श नागरिक के गुणों का विकास किया जाता है। अब देखिए मातृभाषा का प्रयोग, बेसिक शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। बाल केंद्रित मतलब बच्चों के अनुसार शिक्षा देना। तो ये कंप्लीट हुई प्रणालियाँ, सभी प्रणालियाँ इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से इन्हें समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।